Good morning, student. Myself Sandeep sir from Mahi Municipal Secondary School, and today we are going to learn 9th class last lesson, and the name of lesson is also the last lesson, topic 4.5. So this is class 9 subject English and medium हिंदी. तो आज जब हम पढ़ने वाले बच्चों, जैसे हमारे जानते कि आज हम सिलेबस का जो है लास्ट यूनिट का एक लास्ट लेसन है, और जिसका जो नाम है वो भी लास्ट लेसन ही है. तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले द लास्ट लेसन ये जानने से पहले हम वहाँ पे जो चिट चैट और वार्मिंग अप इनकी हम स्टडी करने वाले, इनके क्वेश्चन को देखने वाले और उसके आंसर को भी यहाँ पे देखने वाले हैं. जिन बच्चों को जो पढ़ाई के लिए या लिखने के लिए उपयुक्त होगा तो बच्चे का वार्मिंग अप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम वार्मिंग अप से. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया कि हाउ वाज दिस ईयर फॉर यू, मतलब ये साल आपके लिए कैसा रहा. सो स्टूडेंट आंसर में बी डिफरेंट फ्रॉम वेरी टू वेरी स्टूडेंट, मतलब हर एक बच्चों का जो आंसर है ये डिफरेंट हो सकता है. वो अपने इससे लिख सकते हैं कि उनके लिए ये साल कैसा रहा. सो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो ये है आपके लिए कि दिस ईयर वॉज वेरी फैंटास्टिक फॉर मी बिकॉज आई स्पेंड फुल टाइम विथ माई फैमिली बिकॉज ऑफ कोविड-19. देखिए कोविड-19 से बहुत हमारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को फायदा भी हुआ है. तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिलता है कि ये जो साल है मेरे लिए बहुत अच्छा गया है. क्यों? क्योंकि सारा साल जो है मैंने अपने फैमिली के साथ एंजॉय किया है, फैमिली के साथ बिताया है बिकॉज ऑफ कोविड-19. सो इसका आंसर जो है ये चिट-चैट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके लिए दूसरा भी रह सकता है. यू कैन राइट एनी आंसर. ओके, सेकंड वन इज हाउ यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू कुड स्टडी दिस ईयर, मतलब आर यू हैप्पी विथ व्हाट कुड यू स्टडी दिस ईयर, मतलब आपने जो इस साल स्टडी किया है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टडी की है, क्या आप उससे हैप्पी हो. सो व्हाट योर आंसर? यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू. हाँ, मैंने जो इस साल स्टडी किया है उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ. आई एम आल्सो सेटिस्फाइड टू, और मैं इससे सेटिस्फाइड भी हूँ. देन थर्ड वन इज व्हाट डिड यू मिस और कुड नॉट डू. ये बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे आपको कहते हैं कि व्हाट डिड यू मिस, आपने इस साल सबसे ज्यादा मिस किसको किया है, और व्हाट मतलब कुड नॉट डू, आप क्या नहीं कर पाए हैं. तो आई कुड नॉट गो ऑन पिकनिक इन दिवाली वैकेशन. तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है कि जो दिवाली वैकेशन की पिकनिक होती थी हम हर साल जाते थे, इस साल मैं नहीं जा पाया. और एंड आई मिस अ लॉट माय स्कूल. देखिए ये आंसर सबका एक ही हो सकता है क्योंकि सबने अपने स्कूल को जो है बहुत मिस किया है. ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑल स्कूल आर क्लोज. आवाज मत करो बच्चों, म्यूट योर माइक. ओके, देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा आपके लिए. व्हाट डू यू प्लान टू डू अबाउट इट, अबाउट द थिंग्स यू कुड नॉट डू और स्टडी वेल, मतलब आपने जो इस साल स्टडी को अपने मिस किया है, स्टडी अच्छे से नहीं कर पाया है, तो आपने इसके लिए क्या प्लान किया है. आपने कुछ प्लानिंग तो किया होगा. तो व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस. सो आफ्टर दिस panic situation, I plan to go out to Mahabaleshwar for the picnic in summer and I will go to school in the new year. यहाँ पे जो आंसर दिया है ये है कि महाबलेश्वर पे जो है मैंने पिकनिक जाने के लिए प्लानिंग किया है समर में, एंड आई विल गो टू स्कूल इन न्यू ईयर, और जैसे न्यू साल में ये स्कूल या कॉलेज खुल जाएगा तो वहां पे मैं स्कूल चला जाऊंगा. देन नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू दिस ईयर. तो सबसे बढ़िया मोमेंट जो है क्षण आपके लिए इस साल में कौन सा रहा है. यहाँ पे आंसर है आई ओन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में मुझे सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है. ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट इस साल रहा है. तो जैसे मैंने कहा है कि योर आंसर मे बी यू कैन राइट एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सुटेबल आंसर. आप चिट-चैट वाला ये पोर्शन है तो आप इसके लिए अपना तरफ से जो सुटेबल आंसर है उसको आप राइट कर सकते हो.
तो इसके बाद हम देखेंगे अपना जो लेसन है, द लास्ट लेसन 4.5। तो ये लेसन जानने से पहले हम इसकी कुछ समरी देख लेंगे, इस लेसन के बारे में पढ़ लेंगे कि लेसन में क्या दिया है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि द लास्ट लेसन, इसमें जो हमारा स्टोरी टेलर है ये एक छोटा बच्चा है स्कूल का जिसका नाम है फ्रांज। ओके, फ्रांज अपनी तरफ से अपने टीचर का, ओके, और वहाँ की सिचुएशन का वो माहौल बताता है, किस प्रकार से वहाँ पे एजुकेशन होता है और किस प्रकार से वहाँ पे उनका देश किसी का गुलाम बन जाने के बाद वहाँ की सिचुएशन कैसी हो जाती है, इस बारे में इस लेसन में बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द समरी ऑफ लास्ट लेसन, इसका जो लेसन का सारांश है उसको देख लेंगे। क्या दिया बच्चों, द लास्ट लेसन इज बाय ऑथर एल्फोंस ड्यूएट, मतलब एल्फोंस ड्यूएट ने ये लेसन को लिखा हुआ है, तो ये जो है इसके राइटर का नाम है। इन द लास्ट लेसन समरी, द ऑथर नरेट इवेंट अबाउट ईयर 1870। मतलब जो ऑथर ने है क्या किया है, 1870 इस ईयर को एक्सप्लेन किया है। मतलब देखो 1870 का ये बैकग्राउंड है, 1870 में कैसी स्कूल चलती थी, किस प्रकार से युद्ध होता था और देश किस प्रकार से दूसरे गुलामी में चले जाते थे, और वहां गुलामी के जाने के बाद वहां पे क्या परिवर्तन होता था, इस बारे में यहाँ पे दिया है। कब की बात है ये, वेन फ्रांस वॉज कैप्चर बाय बिस्मार्क लेड रशियन फोर्सेस। जैसा आप जानते हो कि जर्मनी की हिटलर ने सारे देश पे, बहुत सारे बहुसन देश पे कब्जा किया हुआ था, ये रशियन जर्मन ये साथ में थे। तो उन्होंने क्या किया था, दे कैप्चर द फ्रांस, उन्होंने फ्रांस को के दो शहर है जो जिला है वहां के वो कैप्चर कर लिया था। फॉर मदर द लॉरेन एंड एल्सेस डिस्ट्रिक्ट वेन अंडर द पर्शियन रूल। पर्शियन मतलब ये रशियन रूल का है, रशियन इसका बताया गया है कि उसके बाद क्या हुआ था, लोरेन एंड एल्सेस ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है ये पर्शियन रूल के अंडर में चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग फ्रांस इन दिस टू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये हुआ वहां का माहौल कि उस दो डिस्ट्रिक्ट में, उस दो जिले में जो है फ्रांस जो वहां पे राज्य था, फ्रांस राज्य को कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब यहाँ पे फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, देयर वाज एन ऑर्डर फॉर द फ्रेंच टीचर टू लीव, और वहाँ के जितने भी फ्रेंच टीचर थे उनको ऑर्डर मिल चुका था कि आप अपना देश जो है, अपना जो स्कूल है, अपना क्लास उसे छोड़ दो। सो कॉन्स्टेंटली द यंग हैमेल वाज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। अब देखिए हमारे कैरेक्टर का मेन भाग, एम हैमल एक पुराने टीचर है जो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ाते थे, और अचानक वहां पे दूसरे राज्य आने की वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ के जाना पड़ा और अपने स्कूल में वो रह नहीं सकते थे। सो इन स्पाइट ऑफ दिस द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वाज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। तो ये जो लेसन है हमें इस बारे में बताता है कि एम हैमल जो उनके टीचर थे उन्होंने अपना सबसे लास्ट लेसन जिस समय लिया था, उस लास्ट लेसन उन्होंने कैसा लिया, कितने डिवोशन से लिया और सिंसियरिटी से लिया, ये एक्सप्लेन किया गया है। वन स्टूडेंट ऑफ हेमल वाज अफ्रेड ऑफ हिम, और ये सारे बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था फ्रांस जो एम हैमल इससे बहुत डरता था। देयर वाज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस स्टूडेंट व्हेन ही कम टू स्कूल दैट डे। और जब लास्ट दिन वो टीचर का पढ़ाने का रहता है और उसी दिन जो फ्रांस है वो स्कूल में लेट आता है, और उसके बाद उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या पनिशमेंट दी जाती है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया है। हाउएवर ही लर्न दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन। लेकिन बाद में उसको फ्रांस कुछ समझ में आता है, जो वो स्कूल से बहुत चिढ़ा हुआ रहता है, वो अपने एम हैमल को लाइक नहीं करता है, लेकिन लास्ट लेसन जब वो सुनता है अपने सर के मुंह से तो उसे बहुत अच्छा लगता है और परिवर्तन भी उसमें आ जाता है। सुन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद उसको फ्रांस का जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। दिस स्टोरी शो अस हाउ द पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। और देखो ये है इसका मेन सारांश। ये स्टोरी हमें बताती है कि लोग अपनी जो मातृभाषा है उसको अच्छी तरह से सीख नहीं पाते और उसके बाद उनको क्या फील होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो बच्चों हम लास्ट लेसन जो है हमारा उसको पढ़ते हैं।
Okay, the last lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा स्टोरी का हीरो है, इसका नाम क्या है? फ्रांज। ओके, तो इसका फ्रांज नाम है। और ये जो है उस दिन ये स्टोरी हमें बता रहा है, और ये अपने स्टोरी से अपने टीचर को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या कहता है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस दिन अपने स्कूल जाने के लिए बहुत देरी कर चुका था। एंड इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कूलिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमल हैड सेड ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल। और इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि वो सर जो है मुझे फटकारेंगे, मुझे चिल्लाएंगे, और इसका मुझे डर था। ओके, और इसलिए वो क्या कहते हैं? आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और इसे डर इस बात का था कि जो उनके सर थे यम हैमल, को उनको पार्टिसिपल्स जो हम जानते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स, उसके बारे में वो सवाल करने वाले थे। और फ्रांस को उसके बारे में एक भी वर्ड पता नहीं था। उसने ना स्टडी किया था, ना वो स्टडी करता था कभी, तो उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। और कुछ देर के लिए फ्रांस सोचता है कि क्यों मैं स्कूल जाऊं। उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से स्कूल के आने की वजह से कहीं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। और उसे लगता है कि स्कूल जाने, दरवाजे के अंदर जाने से अच्छा है कि मैं अपना सारा दिन जो है बाहर खेलते हुए बिताऊं। इट वॉज सो वार्म। और क्यों ऐसा उसको लग रहा था? बिकॉज इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। और बाहर जो था उसका माहौल बहुत अच्छा था। उस दिन बहुत अच्छी थोड़ा धूप खिल रही थी, थोड़ा गर्माहट हो रहा था, और ब्राइटनेस था। और इसीलिए उसको बाहर का जो वातावरण है वो ज्यादा उसको आकर्षित कर रहा था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल में जाने के अलावा। और क्या माहौल था बाहर पे? देखिए, द बर्ड वे चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। मतलब जंगल के किनारे पे, वहां जो जंगल था उसके किनारे पे जो बर्ड की मतलब चिलचिलाहट का जो आवाज है उसको सुनाई दे रहा था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक और सॉ मिल्स पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। सॉ मिल्स का मतलब क्या होता है? जो चीरघर रहता है चिड़िया का वगैरह। तो उसके बाजू में एक साइड में जो खुला मैदान है, वहां पे जो पर्शियन सोल्जर है वो अपना ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों, मार्च करना। जैसे हम देखते हैं कि सोल्जर जो है वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ मार्च करते हैं, बड़ा सा अपना जो उनके साथ बाजा रहता है वो बजाते हैं। तो ये सारी चीज वहां पे चल रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया, ये दशक कब का था? 1870 का था, जब जर्मन ने सारे देश को काबिज किया हुआ था, उस समय की ये बात है। सो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस कहता है कि जब मैं वहां शहर के एक टाउन से गुजर रहा था, शहर के एक मुख्य चौराहे से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड, जैसे हम देखते हैं कि कई बाजार चौक में ऐसा बहुत बड़ी जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, और वहां पे सब नोटिस, जैसे पुराने जमाने, वहां पे किसी को नोटिस देना है, कुछ युद्ध की न्यूज है या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वहां पे वो नोटिस चिपका दिए जाते थे, वहां पे वो लिख दिया जाता था। तो फ्रांस जब वहां से गुजरता है तो वो क्या देखता है कि उस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारी रश थी, बहुत सारे लोग जमा हुए थे। फॉर लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और फ्रांस क्या बताता है कि पिछले 2 साल से जब उनका देश जर्मन पर्शियन साम्राज्य के अंदर में चला गया था, उनका जो जिला है लोरेंस और एल्सास, वो जर्मन साम्राज्य के, पर्शियन साम्राज्य के अंदर चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि हर 2 साल से वहां पे क्या हो रहा था कि हम सारे जो बैड न्यूज है कि हम युद्ध में हार चुके हैं, युद्ध में इतने सैनिक मर चुके हैं, युद्ध में ऐसा हुआ, सब वही बुलेटिन बोर्ड से उन्हें मिलती थी। ओके, आई थॉट माई सेल्फ वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब उसे ये भी लग रहा था कि अब इसके अलावा इस वहां पे क्या होगा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, इसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसा वो बोल के वहां से निकल जाता है। देन फाइनली आई हरीड बाय एज फास्ट एट आई कुड गो। मतलब उसको स्कूल के लिए बहुत देरी हो रही थी, और जितना वो तेजी से चाहता था उतना तेजी से वो चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है कि लोहार। और वहां पे एक जो लोहार है वो भी वहां पे था, और वो भी अपना जो गर्दी में वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। और जब इसका नाम क्या था? वॉचर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। और वो भी अपने अप्रेंटिस के साथ
अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? जो परीक्षा ग्रहण करने वाला रहता है, मतलब इनिशियल जो स्टडी करने वाला रहता है, हम जिसके अंडर में करते हैं उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस। वो भी ब्लैक स्मिथ के साथ खड़ा हुआ था और ब्लैक स्मिथ से देख के क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच द एम हैमर लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। क्या कहता है कि मैंने सोचा कि ये शायद ब्लैक स्मिथ जो है लोहार है, मेरी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं जितनी तेजी से है उतनी तेजी से पूरी शक्ति के साथ आउट ऑफ आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब एक साथ पूरा सांस लेके मैं कहाँ तक पहुंचा था, एम हैमल जो मेरे टीचर है अंदर क्लास ले रहे थे और उनका जो बाहर गार्डन था उस गार्डन तक मैं चला गया। सो यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। और जैसे बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हम स्कूल के पास जाते हैं या स्कूल के अंदर जाते हैं तो स्कूल से अंदर से हमें कैसी आवाज आती है, बहुत हलचल की आवाज आती है। बस्टल का मतलब क्या होता है कि हलचल, किलबिलाहट। उस किलबिलाहट की आवाज हमें स्कूल से हमेशा आती है जैसे हम स्कूल के गेट के पास चले जाते हैं। विच कुड बी द हर्ड आउट इन द स्ट्रीट ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क। और किस चीज का आवाज हमें आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। तो आप भी स्टूडेंट हो, आप भी अच्छे से जानते हो कि हम जैसी क्लास में चले जाते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, डेस्क इधर उधर सरकाते हैं, उसका आवाज भी बाहर तक हमें सुनाई देता है। द लेसन रिपीटेड इन द यूनिसॉन। और कुछ क्लास में क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ भी लेसन पढ़ते रहते, कुछ चीज को याद करते रहते, उसका भी आवाज हमें आता है। वेरी लाउड, अ टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर क्या करते हैं, जो अपना रूलर है, रूलर का मतलब जो उनको मारने के लिए या बच्चों को डराने के लिए छड़ी है, वो छड़ी को जोर जोर से अपने डेस्क पे या टेबल पे पटकाते रहते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन उस दिन फ्रांस को उसका कोई भी आवाज नहीं आ रहा था और कैसा था, बिल्कुल माहौल शांत था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दो द विंडो आई saw माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। तो फ्रांस क्या देखता है, जब मैंने विंडो से वहां पे देखा तो मुझे क्या नजारा दिखा कि सारे के सारे बच्चे मेरे पहले से ही अपने क्लास में और अपनी जगह पे जाके बैठ चुके थे। एंड एमहल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो हैमल है वहां उनकी जो टीचर है, वो भी यहाँ से वहां वो घूम रहे थे क्लास में, विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और अपने हाथ में वो छड़ी लेके, आयरन रूलर लेके वहां से वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब फ्रांस के सामने समस्या ये थी कि वो स्कूल में ऑलरेडी लेट हो चुका था। अब वो क्या करता था, हमेशा स्कूल जाने के पहले जब सारे बच्चों की हलचल और किलबिलाट रहती थी उसी बीच चुपके से वो अपनी क्लास में चला जाता था ताकि किसी का ध्यान न जाए। लेकिन जो आज की सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत अलग थी कि सारा क्लास शांत था, सारे बच्चे अपने डेस्क पे जाके बैठ चुके थे और सारा माहौल जो शांत था। अब उसको सबके बीच में दरवाजा खोल के क्लास के अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और फ्रांस क्या कहता है कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि सबके सामने दरवाजा खोल के जाना और वो भी लेट जाना, ये कितना लज्जित मुझे कर देगा और कितना मुझे डरा देगा। तो इसी के बारे में फ्रांस सोच रहा है। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन जो ऐसा वो सोच रहा था कि ऐसा होगा, मेरे टीचर मुझे डांटेंगे, सबके सामने फटकारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब वो वहां पे अंदर गया तो यम हैमल जो उसके टीचर है उसने बड़े दयालु मन से क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। मतलब छोटे से फ्रांस, तुम अपनी जगह पे जल्दी से चले जाओ। वी वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, नहीं तो हम तुम्हारे बिगर ही स्टार्ट करने वाले थे। ओके। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। फ्रांस जाता है अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। और जब वो अपने डर से बाहर निकलता है कि टीचर मुझे मारेंगे, ये करेंगे, वो जो डर उस पर हावी था और उस पर जो बाहर निकलता है, उसके बाद वो अपनी क्लास का थोड़ा मुआयना लेता है कि क्लास किस प्रकार से है। तो क्या देखता है, आई सॉ दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब उसको ऐसा नजर आता है कि जो उसकी जो टीचर है यम हैमल, वो ग्रीन कोट के साथ, मतलब बहुत अच्छे कपड़े के साथ वहां पे खड़े हुए थे।
his frilled shirt and his little black silk cap। और उन्होंने क्या पहना था कि उनके पास ग्रीन कोट था। फ्रिल शर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे शर्ट पुराने जमाने में जिसको हमारे जो गर्दन है उसके किनारे वहां पे झालर जैसा वो रहता था, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक सिल्क कैप भी पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडेड, और सब सजा हुआ था। उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि टीचर कुछ पढ़ाने के लिए आए हैं। एंड डैड ही नेवर ओवर एंड डैड ही नेवर और एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे। और ऐसे कपड़े तो टीचर कब पहनते हैं? जब स्कूल में कोई ऑब्जर्वेशन हो, निरीक्षण हो, या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे कपड़े टीचर लोग पहनते थे। लेकिन एम हैमल ने अपने उस दिन वो कपड़े पहना हुआ था, तो इसीलिए फ्रांस को थोड़ा कंफ्यूजन था कि व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज क्या हो रहा है। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सलोन। और सारा स्कूल है उसको एकदम, सोलेन का मतलब क्या होता है? एक गंभीर और शांत, है ना। और सिम का मतलब क्या होता है? यस डबल ई एम। सिम का मतलब होता है कि लगना या प्रतीत होना। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज सारा स्कूल कुछ अलग दिख रहा है और शांत भी दिख रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेस द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली विद अवर सेल्फ ओल्ड हॉशर। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसे ये नजर आती है कि जब वो थोड़ा मुड़ के पीछे देखता है, तो पीछे के बेंचेस में जो हमेशा खाली रहती थी, आज वहां पे क्या हुआ? तो सारे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग चुपचाप आके उस बैग के सीट पे चुपचाप बैठ चुके थे। और उसमें से एक, किसका नाम बताया इन्होंने? हॉशर। और उसमें से एक जो पुराने पीपल, उसमें से एक का नाम बताया कि हॉशर, वो भी वहां पे बैठे हुए थे। विथ ही विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट द फॉर्मर मेयर। और कौन कौन था? मेयर भी वहां पे थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सर्वल अदर बिसाइड एवरीबडी लुक सैड। और सारे के सारे लोग जो है बहुत दुखी नजर आ रहे थे। और यही फ्रांस को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज ये क्या हो रहा है कि अचानक तो सारी स्कूल शांत हो गई है। एम हैमल जो भी हमेशा साधारण ड्रेस अपना पहन के आते थे, उस दिन उन्होंने अपना ग्रीन कोट, झालर वाला शर्ट और सिल्क कैप पहनी हुई थी। और बच्चे ही नहीं तो उस क्लास में गांव के सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। ओके, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। और सारी ये चौंकाने वाली बात को जब मैं देख रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे जाके बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी सेड। और वो हमेशा की तरह, जैसे वो अपने गंभीर रूप से या एकदम जो एकदम सोबर तरीके से हमेशा बोलते थे, उसी तरीके से उन्होंने कहा। क्या कहा? माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू। उन्होंने क्या बताया कि मेरे बच्चों, ये जो आज का लेसन है ये मेरा अंतिम लेसन है। मतलब इस क्लास में, आपके क्लास में और आपके इस क्लास में, शहर में, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरा ये अंतिम लेसन, इट इज माय लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू। और जो मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ ये मेरा सबसे लास्ट लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine। और देखो, जैसे ही मैंने कहा था कि वो दशक कब का है? 1870 का है। और 1870 में क्या हुआ था कि पार्शियन जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर थे, इन्होंने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया था। और जो जो देशों पे वो कब्जा करते थे वहां पे अपना हक जताते थे। और वहां पे ऑर्डर निकलता था कि वो जो स्कूल है वहां पे उनकी मातृभाषा ना पढ़ाते हुए उनकी जो जर्मन लैंग्वेज है उन्हें पढ़ाई जाए। तो ये था, ये भी सेम ऐसा फ्रांस के स्कूल में हुआ। तो उनको क्या ऑर्डर मिला? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो क्या कहते हैं अपने सारे बच्चों को और जो गांव में बैठे बुजुर्ग उनसे कि ऐसा ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएंगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज अवर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और वो क्या कहते हैं, ये हमारा इस साल का सबसे लास्ट लेसन है, और इसके बाद कल से तुम्हें शायद जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाला न्यू टीचर मिल जाएगा। सो इट इज अवर लास्ट लेसन ऑन फ्रांस। फ्रांस मतलब फ्रांस के लैंग्वेज में होने वाला ये हमारा सबसे लास्ट लेसन है। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इसको बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से ले। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? कि ध्यान से। ओके, तो देखो हम चित्र में हमें
कुछ नजर आता है कि वहां पे हैमल हमें वो भी दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ में रूलर लेके वहां पे वो खड़े हुए हैं, और सारे बच्चे यहाँ से वहां बैठे हुए हैं, और यहाँ पीछे के साइड में गांव के जो सारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। शायद कुछ इस प्रकार का नजारा हमें 1870 में भी दिखाई देता। सो ये हमारा ये नजारा है। देखो उसके बाद क्या हुआ, वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी। और अचानक फ्रांस को ऐसा लगा कि अचानक से कोई बिजली कड़क गई है और जोर से कोई तूफान आ गया है और मेघ गर्जन हुई है कि कुछ प्रकार, मतलब एम हैमेल ने उन्हें बोल दिया था। और वो क्या सोचता है, ओ व्हाट, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे लगने लगता है कि टाउन हॉल में इतनी गर्दी, वहां पे बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी गर्दी क्यों थी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि एम हैमल, शायद उनका लास्ट दिन है आज पढ़ाने का, या वहां पे लिखा होगा कि कल से वहां फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये सारा मसला जो है अभी फ्रेंच को जो समझ में आ रहा था। सो फ्रेंच क्या कहता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस कहता है कि ये मेरा फ्रेंच का जो है सबसे लास्ट लेसन है। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और उसको भी बड़ा दुख होता है कि मैंने तो अभी अभी अपने लैंग्वेज को पढ़ना और समझना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा पढ़ना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसके ज्यादा मैं कुछ सीख भी नहीं पाया हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। तो उसे किस बात का दुख होता है कि मैं जो अपना लेसन है, मैं जो अपनी लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं सीख पाया हूँ। और सर ने भी क्या घोषित कर दिया, इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, मतलब फ्रेंच की लैंग्वेज में उनका ये लास्ट लेसन, इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो इसे इस बात का बड़ा दुख होता है और वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, आज तक जितने भी क्लास हुए उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने आप को वो लैंग्वेज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। तो उसके बदले में क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मतलब जब सर पढ़ाने के लिए कहते थे या कुछ पढ़ने के लिए, तब मैं स्कूल से छुट्टी लेके या छुट्टी मार के मैं बर्ड के एग्स जो है, अंडे जो है उसके पीछे भागता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब सार नाम की वहां पे कोई नदी होगी, उस नदी के किनारे में जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग का मजा लेने में वहां पे जाता था। और क्या सोचता था, चलो भाई इतना दिन स्कूल चलने वाला है, आज नहीं पढ़ूंगा तो मैं कल इस लैंग्वेज को पढ़ लूंगा। लेकिन अचानक से सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। माई बुक हैड सीम सच नॉइसेस while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sun were old friend now. अब देखो क्या परिवर्तन आया है। मतलब एक समय ऐसा था कि उसको सारे बुक्स, जो उसके सारे बुक्स है वो नॉइसेंस, मतलब नॉइसेंस का मतलब कहते हैं परेशानी देने वाले। जैसे हम देखो यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे जो भी किताब लेके लाते हैं तो उनको कैसा लगता है कि सारे उनको परेशानी देने वाले, सारे रीडिंग करने वाले बुक है जो उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ने आता है, उनको वो ढो रहे हैं। while I was so heavy to carry, और मैं सोचता था क्या था, ये सारी बुक्स जो किताबें है उसको यहाँ से वहाँ स्कूल में लेके जाना ये कितना कठिन काम है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सन वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। और अचानक से क्या हुआ कि सर का ऐसा बताने से कि उनका लास्ट फ्रेंच का लेसन है, तो फ्रेंच को लगने लगा कि ये जो सारी बुक है, ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक, अब ये मेरे पुराने दोस्त जैसे लग रहे थे। दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जिस प्रकार का वो जो फ्रेंच है, स्कूल में जाने से डरता था, लैंग्वेज पढ़ने से डरता था और हमेशा स्कूल से बाहर रहते भागता था, अब उसे क्या लगने लगा कि सारे जो किताबें मेरे दोस्त थे और एम हेमल को भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और उसे इस बात का दुख था कि आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, और इसके बाद में एम हेमल जो हमारे टीचर उनको कभी नहीं देख पाता। और इसी कारण उसके मन में जो परिवर्तन ये होता है कि इट्स मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और इसके कारण जो उनका फटकारना है, डांटना है, हमें मारना है, ये सारी चीज को मैं भूल गया था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो कितना चिड़चिड़ा थे, ये भी सारे बात को मैं। नेक्स्ट, poor man of that he had put on his
फाइन संडे क्लोथ। अब फ्रेंड्स को समझ में आया कि ये जो है एम हैमल इतने अच्छे नए कपड़े क्यों पहने हैं। इसलिए पहने हैं कि वो अपना लास्ट लेसन बहुत अच्छी तरह से बहुत आदर से लेना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने संडे जैसे कपड़े, जो कपड़े शायद संडे में हम लोग पहनते कई फंक्शन में जाने के लिए, वो कपड़े आज उन्होंने पहने हुए थे। नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. अब मुझे समझ में आया कि सारे जो विलेजर के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पीछे क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्होंने इतने साल से जो फ्रेंच लैंग्वेज एम हैमल अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, वो उसको पढ़ नहीं पाए, और उसके लिए उन्हें बहुत सारी फील हो रहा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ओके, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर फेथफुल सर्विस। मतलब अब वो अपना थैंक यू जो है इस पद्धति देना चाहते थे कि वो लास्ट दिन का वो उनका लास्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए वहां पे आ गए थे, जो उन्होंने 40 साल से ईमानदारी से अपनी सर्विस की थी। ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए वो रिस्पेक्ट अदा करने के लिए वहां पे आए हुए थे, जो इसके बाद वो कंट्री उनकी नहीं थी। While I was thinking for all this, I heard my name called. It was my turn decide. I had not learned my. और जैसे ये जो फ्रेंच है वो सोचते रहते हैं, लेखक हमारा सोचते रहता है कि अचानक उसका टर्न आता है कुछ याद सुनाने के लिए। रिसाइट का मतलब क्या होता है कि सुनाना। मतलब एम हैमल ने जो पार्टिसिपल को याद करने के लिए कहा था, अब बारी किसकी थी, फ्रेंच की थी। अब देखिए लेखक क्या सुनाता है। पार्टिसिपल, सो आई कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आई हर्ड हैमल से टू मी। और जब उनको लगता था कि फ्रेंच को कि मैं सारे वर्ड अच्छी तरह से सुना दूंगा, और सर के बोलने से ही, अचानक वहां पे खड़े होने से ही वो सारे वर्ड जो है वो भूल जाता है, और उन्हें एक भी वर्ड जो है फ्रेंच को याद में नहीं आता है। तो यम हैमल ने क्या कहते हैं, एम हैमल सेड टू मी, आई डोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील हैड बैड इनफ, और तुम्हें जितना बुरा लगना था उतना बुरा तुम्हें लग चुका है। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, but I have plenty of times. I shall learn it tomorrow. देखो बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम स्कूल में जाते हैं हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास तो बहुत समय है, अभी एग्जाम होने के लिए बहुत सारे दिन है, बहुत महीने हैं, तो मुझे आज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, मैं इसको कल पढ़ लूंगा। और यही वो एम हैमल उनसे कह रहे हैं। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख लो कि हम कहाँ पे आ गए। तो आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। एंड दैट द ग्रेट ट्रबल्स विथ एल्सेस, और ये कहते हैं कि एल्सेस जो हमारा शहर है, ये इसके साथ इसका यही बड़ा प्रॉब्लम है, जो चीज आज पढ़नी थी वो चीज क्या करते लोग कल पे छोड़ देते कि बहुत सारे दिन है हम इसको आराम से पढ़ लेंगे। शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, वो सारी चीज जो है शहर हमारा कल पे पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। मतलब देखो यहाँ पे दिया है कि दोस फेलो, नाउ दोस फेलो आउट देयर। दोस फेलो का मतलब कौन होता है, वो पर्शियन सोल्जर जो बाहर ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, ओके। तो वहां पे वो क्या कहते हैं उनको, वो आके आपसे अभी हमेशा कह सकते हैं, हाउ इट इज यू प्रेटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन एट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट इन योर ओन लैंग्वेज। और बाहर के बैठे सैनिक जो लोग हैं आपको आके हमखास और बिंदास तरीके से कह सकते हैं कि ये तुम फ्रेंच मैन होने का दिखावा मत करो, क्योंकि ना तुम्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी आती है, और ना तुमको उसको अच्छी तरह से लिखनी आती है। तो वो तुम्हें इसके बाद आके बहुत तुम्हें चिढ़ाने वाले हैं, बहुत तुम्हें बोलने वाले हैं। सो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यू आर लिटिल फ्रेंच। और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कोई डरने की या करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विथ। और क्या कहते हैं कि ये जो सारा कलंक लगा है, ये जो सारी बात हमारे साथ हुई कि हम अपनी लैंग्वेज अच्छी तरह से नहीं सीख पाए, ये सारी, इसका जो प्रॉब्लम ये सारे हम लोग हैं, अकेले फ्रेंच नहीं है, तो ये सारे हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। सो क्या प्रॉब्लम है, योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फॉर्म और द एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हें स्कूल में भेजने के अलावा, मतलब तुम्हें स्कूल में भेजने से पहले वहां जाके पढ़ने से अच्छे तुम्हें वो क्या प्रेफर करते हैं कि तुम कहीं बाहर काम करने के लिए जाओ और कुछ पैसा कमा के लाओ, ओके।
एंड आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, और जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं हो। एम हैमल क्या कहते हैं, इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न योर लेसन। मतलब अपना लेसन अच्छे से पढ़ो। इसके अलावा मैंने क्या किया था, आप बहुत सारे बच्चों को मैं क्या करता था, अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देता था। ये सारी जो है इसका जो जड़ है, तो ये सारे आप लोग नहीं, तो इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। देन फ्रॉम द वन थिंग टू अनदर, Yem Hamel went to talk on the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. We must guard it among us and never forget it. और इसके बाद जो एम हैमल है वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हमें बताते रहे, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और हमें इसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना, और हमें इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज when the people were enslaved, as long as they hold the fast to their language, क्या कहते हैं कि जब हम गुलामी में चले जाते हैं तो हम इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी मातृभाषा आना बहुत जरूरी है। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर तुम्हें अपने जेल से बाहर आना है, इस प्रिजन से या इस गुलामगिरी से निकलना है, तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक खोल के हमें पढ़ना चालू कर दिया। I was amazed to see how well I understood it. All the sets seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. और उस दिन फ्रेंच को ऐसा लगा कि मेरे जो सर है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, और जो जो भी पढ़ा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और इसके पहले मुझे इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, और इतना पेशेंस से शायद सर भी नहीं पढ़ा रहे थे। It is seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और शायद ऐसे नजर आ रहा था कि ये जो गरीब हमारे सर है, जो बेचारे सर अभी हमें छोड़ के चले जाने वाले हैं, वो आज के दिन हमें अपना फ्रेंच का पूरा नॉलेज, पूरी लैंग्वेज के बारे में जानकारी वो दिल से देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक ही दिन वो हमारे दिमाग में फ्रेंच लैंग्वेज को डालना चाहते थे। देखो उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग। दैट डे द यम हैमल हैड a new copies for us on which were written in the beautiful round hand French LLs, French SLs। मतलब उन्होंने अब हमें हमें लिखने के लिए पूरी कॉपियां बांटी थी, कॉपीज दी थी, और उसमें सारे कॉपीज में क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर फ्रेंच एसएल्स, फ्रेंच एसएल्स। एसएल्स का मतलब वो शहर का नाम, जिस शहर में भी बच्चे पढ़ रहे थे। दे लुक लिटिल फ्लैग। Okay, they look little flag flirting everywhere in the schoolroom, hung from the rod to the top of the desks. You ought to have seen how everyone set to work and be quiet. It was the only sound of scratching the pens over. मतलब उन्होंने वो हमको बुक दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि सारे बुक जो है वो डेस्क पे रखे हुए थे, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वहाँ के जो फ्रेंच के जो झंडे हैं वो सारे डेस्क पे वहाँ पे लहरा रहे हैं। और क्लास में बहुत शांतता थी, सिर्फ पेन की चलने की आवाज वहां पे हमें नजर आ रही थी। मतलब सारे बच्चे बिजी थे। ऑन द पेपर, ऑन द रूफ, द पिगन्स क्विट वेरी लो, आई थॉट टू माई सेल्फ। और वहां पे कबूतर की गुर्राट की आवाज, कबूतर की गुटरगू करने की आवाज भी वहां पे नजर आ रही थी। और मैं क्या सोच रहा था, विल दे मेक्स देम सिंग इन जर्मन इवन द पिगन्स। क्या जो जर्मन और पर्शियन लोग हैं, क्या उस कबूतर को भी अपनी जर्मन लैंग्वेज फोर्सफुली सिखाएंगे। whenever i look up my Whenever I look up from my writing, I saw the young Hamel sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another. तो वहां पे जब मैंने देखा कि एम हैमल जो अपनी क्लास में बैठे हुए थे और सारे चीज को निहार रहे थे, और सारे चीज को ताक रहे थे स्कूल के क्लास के अंदर के, as if they wanted to fix in his mind just how everything look in the little classroom। छोटे से क्लासरूम में सारा क्लासरूम कैसे नजर आता है, वो सारा माइंड में अपने वो बता रहे थे। फैंसी फॉर द 40 year he had been there in the same place, क्योंकि वो 40 साल से एक जगह पे थे, एक जगह पे वो हमें शिक्षित कर रहे थे। with his garden outside the window and his class in front of him, just like that। और उनका विंडो भी वही था और उनका गार्डन भी उसके सामने था, वो सारी चीज को मिस कर रहे थे। only the
Desks and benches had been worn smooth, and the walnut tree in the garden were taller. मतलब उनकी जो पढ़ाई है वो जैसी की वैसी थी, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ था कि इतने सालों से सारे जो डेस्क बेंच है, जैसे हम उस पे लिखते हैं, कुछ हाथ घुमाते हैं, तो सारे वो स्मूथ हो गए थे। और बाहर जो है वॉलनट ट्री, अखरोट का जो पेड़ है, जो पहले बहुत छोटा था कुछ साल पहले, आज वो बड़ा हो चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव एट ऑल। और ये सारी चीज छोड़ के जाना उनको बहुत बुरा लग रहा था। पुअर मैन, बेचारे यम हैमल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट in his room above, they packing their trunks, for they must leave the country next day। उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उनकी सिस्टर जो है वो वहां पे पैकिंग कर रही होगी, उसका आवाज उनको आ रहा होगा, और उनको अगले ही दिन अपना देश जो वो छोड़ के जाना था। नेक्स्ट देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ। आफ्टर द राइटिंग वी हैव अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे थे। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बू। और बच्चे वहां पे अपने अलकम की रहती है, जो प्राइमर रहता है, उससे वो पढ़ रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। और जो लास्ट लेसन सर का, वो मुझे बहुत याद आ रहा था। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक से क्या हुआ, चर्च की घंटी की आवाज होती है, 12 बजने लगते हैं, मतलब पढ़ाई के जो समय है वो खत्म हो चुका था। एट सम सेम मोमेंट द ड्रम्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और वहां पे ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, ढिंडोरे पीटते हुए, आवाज करते हुए पर्शियन सोल्जर अपना ड्रिल करते हुए, मार्च करते हुए वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडो। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और अचानक एम हैमल, जो उनका आवाज सुन के कि उनका लेसन खत्म हो चुका है, वो खड़े हो जाते हैं, और वो इतने दिन मुझे लंबे वो कभी नजर नहीं आए थे, और वो बहुत दुखी थे। और वो क्या कहते हैं, माई फ्रेंड सेड ही, आई, और वो कुछ कहना चाहते थे, बट समथिंग वॉज चोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। और उनके ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें उनको रोक रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, शायद वो बहुत ज्यादा दुखी थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing with all his might he wrote a large as he could। और अचानक से वो ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटे, और वो जितना फोर्सफुली या जितना हो सकता था शक्ति ये करके ब्लैक बोर्ड पे बड़े से अक्षर में उन्होंने कुछ लिखा। तो क्या लिखा था, वेव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदा रहे। ये जो वर्ड है उन्होंने ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था। देन ही स्टॉप एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और अचानक वो रुक गए और झुके से अपना क्या हुआ कि वॉल की तरफ वो झुक गए थे, और बच्चों को सीधा मुंह करके भी, यानी सब लोगों गांव वाले को वो सीधा मुंह करके अपना गुड बाय भी वो उनको कहने की हिम्मत नहीं थी, इतना वो अंदर से दुखी थे और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। ओके, देन ही स्टूड एंड leaned against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand। और थोड़ा गेस्चर अपना चेंज करके, अपने थोड़े हाव भाव चेंज करके वो हमारी तरफ न देखते हुए क्या बोलते हैं, स्कूल इज डिसमिस यू मे गो। मतलब अब स्कूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब तुम सारे लोग घर जा सकते हो। देखो लेसन जो जिसने लिखा है उनका नाम भी यहाँ पे दिया है, अल्फोंस ड्यूट, ये इनका लेसन है। ओके, तो बच्चों ये आज का हमारा लेसन था जिसका नाम था द लास्ट लेसन। और इसमें हमने आज में क्या सीखा, लास्ट लेसन में हमने देखा है कि 1870 के बारे में वो हमें लेखक जो है वो बता रहे कि उस समय लैंग्वेज सीखना, अपनी लैंग्वेज को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारे दूसरे देश पे आक्रमण करके अपना कब्जा करके अपनी लैंग्वेज फोर्सफुली उनको देते थे। हमारी लैंग्वेज जो ओरिजिनल लैंग्वेज वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और यही हमें ये एम हैमल और उनके जो सारे बच्चे जो फ्रांस है उससे हमें समझ में आता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अवर लास्ट लेसन। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार पटेल न्यू साइन म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 के पार्ट 7वां का निर्देशांक भूमिति में कुछ टॉपिक्स। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर रेखा, दूसरा रेखा समीकरणों का आलेख, सामान्य स्वरूप में समीकरण का आलेख और प्रश्न संग्रह 7.2 के कुछ प्रश्न।
तो इसके पे स्टार्ट करने के पहले हम लोग ने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम किस तरह से उसका मापन करते हैं, स्केल का मापन करते हैं। उसी तरह से हम आलेख पेपर पे दो बिंदुओं को किस तरह से दर्शाते हैं, उस पे कौन कौन एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं। एक्स और वाई अक्ष की वजह से कोई भी पेज 4 भागों में बढ़ता है, जिससे 4 चतुर्थांश बनते हैं, ये हमने सीखा है। उसके बाद बिंदुओं को आलेख पेपर पे निर्देशित करना सीखा, और उसके बाद हमने सीखा था कि कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, कैसे पहचाना जाता है वो। तो आज हम आगे सीखने वाले हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं बराबर जैसे होते, जैसे हम बराबर मैथ्स में हल करते समय हम बराबर का निशान लगाते हैं, सेम उसी तरह से बराबर का निशान देखिए, जैसे हम इज इक्वल टू बोलते हैं ना, इस बराबर, जब भी हम बराबर खींचते हैं इन बराबर को थोड़ी बड़ी एक रेखा का स्वरूप दे दीजिए। तो ये देखिए, ये बराबर था छोटा सा, इसको मैंने बड़ा कर दिया और तीर का निशान लगा दीजिए। तो ये अगर देखेंगे तो ये समांतर रेखाएं हो गई। हमको इन्हीं समांतर रेखाओं को आज पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे मोस्टली दो ही प्रकार की समांतर रेखाएं आएंगी हमारे आलेख पेपर पे। दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है क्षैतिज अवस्था में, और ये हमारा वाई अक्ष है ऊपर से नीचे। तो यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी पेज को, जैसे भी इसको हम पेज समझ ले और दोनों लाइन को देखेंगे, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पेज को 4 चतुर्थांश में भागते हैं, विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमको समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हमें दो प्रकार की समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। एक एक्स अक्ष के समानांतर, देखो क्षैतिज अवस्था, देखो ये समांतर एक हमारा एक्स ये है, इसके समानांतर देखिए ये हो सकती है समानांतर रेखाएं, और ये समांतर रेखाएं हो सकती है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और दूसरा है वाई अक्ष के समानांतर। एक रहा वाई, वाई ऊर्ध्वाधर है ऊपर से नीचे, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो गया रहेगा कि समांतर रेखाएं दिखती कैसे। समांतर रेखाओं के बगैर बहुत से काम पॉसिबल नहीं, जैसे घर बनाना हुआ, ये इत्यादि चीजें समांतर रेखाओं के बराबर बन के बगैर बनेगा ही नहीं। समांतर रेखाएं मतलब जो दीवार होता है, घर की दीवारें, अगर घर हमको बनाना है तो घर की जो दीवारें होती है वो समांतर में ही होंगी, तो घर बराबर से टिकेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो समांतर रेखाओं का बहुत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे आलेख पेपर पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ बिंदु दिए गए हैं। ए 5 4, ए का निर्देशांक है 5 4, बी का निर्देशांक है 2 4, सी का निर्देशांक है -2 4, डी का निर्देशांक है -4 4, ई का निर्देशांक है 0 4, और एफ का निर्देशांक है 3 और 2। इन बिंदुओं को हम आलेख पेपर पे दर्शित करते, देखो यहाँ पर ये निर्देशित किया गया, बी सी डी ई एफ, इनको निर्देशित किया गया, फिर इनको इन सारे बिंदुओं को स्केल पर रख करके मिला दिया गया। देखिए इस तरह से ये सारे बिंदु, 6 बिंदु 7 बिंदु एक रेखा में है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, बिंदुओं के निर्देशों का निरीक्षण कीजिए। अगर हम इन बिंदुओं को निर्देशांक को अगर ध्यान से देखेंगे, इन सारे बिंदुओं के जो y निर्देशांक होता है वो 4 है। देखो यहाँ पे पहले वाले में y निर्देशांक 4 है, दूसरे वाले में भी y का निर्देशांक 4 है, तीसरे वाले C में भी y का निर्देशांक 4 है, और D में भी y का निर्देशांक 4 है, E में भी y का निर्देशांक 4 है, और F में y का निर्देशांक 4 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह ध्यान में आया कि y का जो निर्देशांक है वह सेम है, y का जो निर्देशांक था वह 4 है, और ये सारे बिंदु एक रेखीय हैं।
यह रेखा किस अक्ष के समानांतर, देखो ये बराबर जैसा यहाँ पे देखो इधर बना रही है, देखो बराबर का निशान यहाँ पर, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर हो रही है, देखो यहाँ पे ये एक्स है, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगी, एक्स अक्ष यहाँ पे लिख दो एक्स अक्ष, ठीक है। तभी ये हमने सीख लिया, ये एक्स अक्ष के समानांतर है। अब हमको इसका समीकरण, इस जो रेखा हमने बिंदु स्थापित करके रेखा ये जो बनाई, इसका हम समीकरण लिखेंगे। इसका कौन सा निर्देशांक फिक्स था जो बदल ही नहीं रहा था, रेखा चाहे जितनी भी बड़ी खींचो, उसका y निर्देशांक एक ही था, y बराबर 4। तो इस तरह से y बराबर जो 4 है ना, इस रेखा का समीकरण हो गया। जैसे हमको तो आप लोगों को जैसे बॉयज है गर्ल्स है उनको उनका नाम भी होता है, उसी तरह से रेखा बहुत सारी होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, सबके अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं आपको मिलेंगी, हर रेखाओं का नाम अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो समीकरण जो बनेगा y बराबर बनेगा। ये एक चीज याद रखना, उल्टा बनेगा। समांतर रेखाओं में एक्स का समीकरण एक्स के समानांतर है तो y बराबर बनेगा, और y का y अक्ष के समानांतर है तो x के बराबर बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अभी जैसे देख लीजिए एक्स अक्ष के समानांतर एक और रेखा में खींच रहा हूं, जैसे यहाँ पर ये मैंने एक्स अक्ष के समानांतर खींच दिया। अब ये रेखा देखो किस बिंदु पर काट रही है वाई अक्ष को, तो वाई को काट रही थी, इसलिए वाई बराबर ये -3 पे कट कर रही है, तो वाई बराबर -3 इसका नाम हो गया, मतलब इसका समीकरण हो गया। एक और देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये रहा, ये मैंने फिर से एक अलग से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचा, तो ये जो है y को काट रही है 2 पर, तो इस समानांतर रेखा का समीकरण हो गया y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीख लिया कि जब भी x अक्ष के समानांतर कोई रेखा होगी तो उसका जो समीकरण लिखना है वो y बराबर लिखना है, और y हमेशा फिक्स रहता है। चाहे कोई उस रेखा पर कोई भी बिंदु आप लोगे, y का निर्देशांक हमेशा फिक्स रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे इस जो लाइन अभी मैं इस वक्त ड्रॉ किया हूँ रेड कलर से, इस पर जो भी बिंदु आप लोगे उसका y निर्देशांक फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस रेखा का समीकरण y बराबर 2 हो गया। अब हम अगला देखेंगे, y अक्ष के समानांतर। सेम थिंग, जैसे हमने x अक्ष के समानांतर किया, सेम उसी तरह से हमको y अक्ष के समानांतर करना है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, P दिया हुआ, P का निर्देशांक -4 3, Q का निर्देशांक दिया है -4 0, R का निर्देशांक दिया है -4 1, S का निर्देशांक दिया है -4 -2, T का निर्देशांक दिया है -4 2, और U का निर्देशांक दिया है -4 -3, और S का है -4 -2। इन सारे बिंदुओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनका x निर्देशांक, इनको स्थापित कर दीजिए इस आलेख पेपर पे, हम निर्देशांकित करेंगे और लाइन खींचेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगी। तो ये जो लाइन अगर ध्यान से देखेंगे तो y के समानांतर, ये देखिए यहाँ पर y है, तो ये y के समानांतर हो गया। इन बिंदुओं को यहाँ पे स्थापित करके हमने लाइन खींच दिया, और ये हमारा y अक्ष जो है जो पहले से है, ठीक है। तो ये y अक्ष के समानांतर हो गया। अब इसका हम जरा इन बिंदुओं का बारीकी से निरीक्षण करते हैं जरा। पहले वाले बिंदु का देखिए x निर्देशांक -4, Q का x निर्देशांक -4, R का x निर्देशांक -4, S का x निर्देशांक -4, T का x निर्देशांक -4, U का x निर्देशांक -4। इन सारे बिंदु P Q R S T U के सारे y के निर्देशांक बदल रहे हैं, लेकिन x निर्देशांक फिक्स है, x बराबर -4।
तो जो इस समीकरण का, इस रेखा का जो समीकरण बनेगा वह x बराबर -4, तो इस समीकरण कह सकते हैं या फिर इस रेखा का नाम भी कह सकते हैं हम सरल शब्दों में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इन बिंदुओं का अगर निर्देशांक का निरीक्षण कीजिए, यह ध्यान में आए कि x निर्देशांक बिंदु समान है, मतलब सारे बिंदुओं का जो x निर्देशांक है, सारे बिंदुओं का वह x निर्देशांक -4 -4 -4, s का भी -4 x निर्देशांक, t का भी x निर्देशांक -4 है और u का भी x निर्देशांक -4 है। इस तरह से जो x निर्देशांक आया वह आया -4। जब लाइन खींचेंगे तो ये सारे एक रेखीय आएंगे, एक रेखा में आते हैं। तो यह जो रेखा हमने बनाई है यह किसके समानांतर है? y अक्ष के समानांतर है। तो यहाँ पर y अक्ष आ जाएगा, y अक्ष और x का निर्देशांक है -4। उसके बाद रेखा PS पर स्थित बिंदु प्रत्येक x निर्देशांक समान है अर्थात -4 है। ठीक है, वह स्थित है, इसलिए रेखा PS का वर्णन x-4 इस समीकरण द्वारा करेंगे। इस बिंदु का x निर्देशांक -4 होगा, वह प्रत्येक बिंदु रेखा P पर होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इस तरह से इस रेखा का जो समाना रेखा का समीकरण जो होगा वह x बराबर -4 होगा। तो इस तरह से देखिए जब हमने x, अभी देखिए एक ड्रॉ में ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर देखिए ये y अक्ष के समानांतर है। ये जो y अक्ष के समानांतर रेखा मैंने खींचा, ये x को 2 पर कट कर रही है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 पर कट कर रही है, यहाँ पर 2 पर, 2 पर कट। तो इसका जो समीकरण हम लिखेंगे, x को कट रही है, x को कट रही है, कट कर रही है, तो x बराबर 2 इसका समीकरण हो गया। एक और हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये y अक्ष के समानांतर हमने खींचा और ये x अक्ष को -2 पर कट करिए, तो ये x बराबर -2 इसका समीकरण हो जाएगा। x बराबर -2, x बराबर -2। तो ये हमको इन शॉर्ट, हमको यहाँ पे समांतर रेखाओं में सिर्फ 2 चीज याद रखनी है। जब भी x अक्ष के समानांतर होगा तो y बराबर लिखना है, और y अक्ष के समानांतर होगा तो x के बराबर लिखना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे y अक्ष के समानांतर रेखा हमको लिखनी है तो उसका समीकरण x बराबर होगा, इसके पहले हमने जो किया था वह x अक्ष के समानांतर था, तो y, हमको ये चीजें लिखनी है। तो प्रश्न हल करते समय ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे देखने वाले हैं देखिए समीकरण का आलेख। ये तो समानांतर रेखाएं हो गई, इनका हम समीकरण कैसे लिखते हैं ये भी मैंने x अक्ष और y अक्ष पर आपको बताया। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमको प्रश्न आएंगे वो समानांतर रेखाएं नहीं आएंगी कभी। देखो ये x के, ये y अक्ष के समानांतर है, ये y अक्ष के समानांतर है, और x अक्ष के समानांतर ऐसे आ सकती है, x अक्ष के समानांतर रेखा जैसे, और एक तीसरी प्रकार की रेखा जैसे जो तिरछे होगी, तिर्यक होगी, ब्लू कलर में दिखा रहा था कोई, ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे टेढ़ी हो सकती है, समानांतर नहीं टेढ़े। तो इन तीनों प्रकार की रेखाओं का समीकरण कैसे लिखना है? x अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण और y अक्ष के समानांतर रेखाओं का समीकरण कैसे लिखते हो मैंने बताया अभी इस, और आगे हम लोग वही फिर से देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे देखिए समीकरण का आलेख, ये देखो x बराबर 2 तथा y बराबर -3, इन समीकरणों का आलेख खींचना, इनका हमको आलेख खींचना है। इसके पहले हमने क्या किया था, रेखा से समीकरण लिखा था। अब समीकरण दिया हुआ है, समीकरण से रेखा,
x बराबर 2, x बराबर 2, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर, ये x, ये पूरा हमारा x है, ये हमारा पूरा x है, x पर 2 कहाँ है, वो ढूंढिए यहाँ पर। जब भी x बराबर 2 तो उसके लंबवत लाइन खींचिए, तो ये हो गई हमारा x बराबर 2। उसके बाद दूसरा दिया है समीकरण y बराबर -3, y बराबर -3, तो y अक्ष पर हमको, ये हमारा y अक्ष है, ये y अक्ष है, इसके इस पर -3 यहाँ पर है, इस पर -3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लंबवत एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो रेड लाइन x बराबर 2, ग्रीन लाइन y बराबर -3, दोनों लाइन जिस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, देखो यहाँ पे इस बिंदु पर काट रही। तो इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले x आता है, फिर y आता है, x फिर y। तो सबसे पहले इसका x निर्देशांक लिखेंगे, फिर y निर्देशांक, x आएगा 2, y आएगा -3। तो इस तरह से जो दोनों रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -3, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वह है बिंदु P। और इस बिंदु P का जो हम निर्देशांक लिखेंगे, इस बिंदु P का जो हम निर्देशांक लिखने वाले हैं, पहले x फिर y। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, P से अगर हम लाइन लंबवत x पे ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पर मिलेगी, फिर लंबवत अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे y अक्ष पर, वो 3 पे। तो इस तरह से बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वह 2 और -3 होगा। तो इस तरह से हमने ये सीखा। अभी हम देखने वाले हैं सामान्य स्वरूप में रेखीय समीकरण का आलेख। सामान्य स्वरूप में देखिए, यहाँ पे सामान्य स्वरूप में रेखीय समीकरणों का आलेख। आलेख पर 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 0,1, दूसरा बिंदु है 1,3, तीसरा बिंदु है 2,5। बिंदु स्थापित कीजिए, जांच कीजिए कि वह एक रेखीय है कि नहीं, हमको देखना है। पहले हम भी इन बिंदुओं को स्थापित कर देंगे। देखिए, पहला बिंदु यहाँ पर स्थापित किया, यहाँ पर स्थापित किया, दूसरा बिंदु यहाँ पर स्थापित किया, तीसरा बिंदु यहाँ पर। फिर पट्टी रख करके हम इसका स्केल, पट्टी रख करके एक लाइन खींच देंगे और देखेंगे तीनों बिंदु एक रेखा पर आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीनों रेखाएं तीनों ही बिंदु एक लाइन पर आ रही हैं, तो एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, तो वो रेखा किन किन चतुर्थांश हो रही है, देखो यहाँ पे ये रेखा कौन कौन से चतुर्थांश में, देखिए पहले इस चतुर्थांश में है, फिर थोड़ा सा भाग यहाँ पर है, थोड़ा सा भाग यहाँ पर है। तो ये लाइन जो है वह 3 चतुर्थांश में होकर गई, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। इस तरह से तीनों चतुर्थांशों से यह लाइन होकर के गई। इसके पहले दो हमने x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर खींचे, तो वो 2 ही चतुर्थांश में होकर जाते थे, लेकिन ये तिर्यक है, तिरछे जा रही है, तो 3 चतुर्थांश से होकर के जा रही है। कभी कभी ये भी ऐसी रेखाएं भी, तो अधिकतर हम देखेंगे तिर्यक रेखाएं जो होंगी 3 चतुर्थांश से जरूर होके जाएंगी। यह रेखा तथा y अक्ष को बिंदु पर निर्देशांक लिखिए। y अक्ष पर एक कहां पर काट रही है, यह रेखा देखो, ये रेखा y को यहाँ पर काट रही है। देखिए, y अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो y बराबर 1। उस रेखा पर कोई बिंदु दर्शाइए जो तृतीय चतुर्थांश में, उसका निर्देशांक लिखो। ठीक है, तो इस तृतीय चतुर्थांश, देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया। इस तृतीय चतुर्थांश में कोई भी एक बिंदु लिखना है। बिंदु ले लीजिए, जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे बिंदु लाइन ये ले लीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वह आलेख पेपर होता तो बराबर से क्लियर होता था कि लाइन ना खींचने की वजह से क्लियर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई भी तृतीय चतुर्थांश में, इसके लिए हम लोग को हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। तो यहाँ पे पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में एक बिंदु लेना है, उसका निर्देशांक ऐसा कहा गया। तो हम यहाँ पर देखिए तृतीय चतुर्थांश में कहीं भी कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर -x यहाँ पर अगर बिंदु लेंगे x पे पहले लंबवत करना है तो -1, उसके बाद y अक्ष पे करेंगे तो -1। इस तरह से यहाँ पे x हो जाएगा -1 और y हो जाएगा -1। इस तरह से ये हमारा हो गया सामान्य स्वरूप में किसी भी रेखीय समीकरण का आलेख। अब हम प्रश्न 7.2 के कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। आलेख कागज पर A का निर्देशांक 3,0, B का निर्देशांक 3,3, C का निर्देशांक 0,3 बिंदु स्थापित कीजिए। बिंदु स्थापित कीजिए, A, B और B, C को खींचिए, कौन सी आकृति मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ग्राफ पेपर पर आकृति बनानी पड़ेगी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, रफली भी बना सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया आकृति बनानी है तो हम बनाएंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा आलेख पेपर। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा हूं। इन बिंदुओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। हाँ, प्रश्न इसलिए लिख दिया ताकि समझे। हाँ, आलेख कागज पर A 3,0 लेना है, पहला बिंदु। A 3,0, x3 y0, x3 y0, यहाँ पे 0, x3 y0। तो यहाँ पे देखो 3,0 है, तो 0 वाले को भूल जाइए, सिर्फ 3। x का निर्देशांक है 3, तो यहाँ पर x का निर्देशांक है 3, ये हमारा बिंदु हो गया। इसको ऐसे हम गोला कर देंगे, तो ये हमारा बिंदु मिल गया A। यहाँ पे हम उसको निर्देशित कर देंगे A 3,0। अब दूसरा बिंदु देखेंगे B 3,3, x 3 y 3। x का निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक 3 है बिंदु B के लिए। तो x अक्ष पर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो हम आगे ग्रीन कलर में डार्क लाइन होगी, ये 3 ऐसे। और y अक्ष पर 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इस लाइन पर, इस बिंदु पर ये लाइन है डार्क कलर की, ग्रीन लाइन।
मन में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, ये लाइन ऐसे बढ़ेगी, ये वाली लाइन यहाँ पे बढ़ेगी, तो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे। ये रहा बिंदु, ये आपको मिल गया दूसरा बिंदु बी, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,3। देखो जब इस बिंदु से लंबवत हम एक्स अक्ष पर डालेंगे तो हमको 3 मिलेगा, और इस बिंदु से लंबवत रेखा खींचेंगे वाई अक्ष पर तो यहाँ पर हमको 3 मिलेगा। तो इस तरह से ये बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर 3,3, और ये बिंदु हमने यहाँ पर निर्देशित कर दिया, स्थापित कर दिया। अब हमको तीसरा बिंदु लेना है सी। हमारा तीसरा बिंदु है सी 0,3। तो ये एक्स का निर्देशांक 0 है, y का निर्देशांक 3 है, तो 0 वाला भूल जाइए मतलब थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, 0 है इसके लिए। y निर्देशांक 3 है, तो y पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। y अक्ष हमारा ये है, इस y अक्ष पर 3 हमारा यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर, ये हमारा बिंदु स्थापित हो गया, ये हो गया हमारा 3। इसको नाम दे दीजिए सी 0,3। अब आगे क्या कहा गया है, बिंदु स्थापित कीजिए। हमने बिंदु स्थापित कर दिया। ए बी तथा बी सी को खींचिए, ए बी और बी सी को पट्टी की सहायता से खींचिए, ए बी और बी सी। ए बी को पहले खींच देते हैं, दूसरा कलर लेता, ए बी खींच दिया। अब बी सी खींच दो, यहाँ पर एक आकृति बन करके आई है, उसको ध्यान पूर्वक निरीक्षण करेंगे हम और देखेंगे कि यह कौन सी आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आकृति बनी है जिसमें 4 भुजाएं हैं, ओ ए बी, बी सी और सी ओ। तो इस तरह से जो आंसर हमको मिला वह है चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली एक आकृति मिली, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चतुर्भुज। और अगर हम ध्यान से देखेंगे ये चतुर्भुज हमको वर्ग के जैसे दिख रहा है। सारे भुजाओं के देखो यहाँ पे 1 2 3, इस भुजा की ओए की लंबाई 3, 1 2 3, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स। ए बी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। बीसी का भी देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, बीसी की लंबाई भी 3। सीओ का भी देख लीजिए, 1 2 3 बॉक्स है, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो चतुर्भुज बना, चतुर्भुज तो बनाए, चतुर्भुज में से भी एकदम एग्जैक्ट नाम देंगे तो वर्ग बनेगा। ठीक है, चतुर्भुज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न था। सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु ए 3.0 को हमने आलेख पेपर पे स्थापित किया। यहाँ पर ए 3,0, तो यहाँ पे x का निर्देशांक 3 था, तो इसलिए x पर हमने बिंदु स्थापित किया, क्योंकि y का निर्देशांक 0 था इसलिए y वाला हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने दूसरा बिंदु लिया b 3,3, b x का x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 3, दोनों लाइन आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, लंबवत बढ़ाएंगे, तो दोनों बिंदु यहाँ पर काटेंगे, तो इसलिए बिंदु b यहाँ पर हमको मिलेगा। बिंदु 3,3 यहाँ पे स्थापित कर दिया। उसके बाद तीसरा बिंदु सी ओ 0 3 है, तो x निर्देशांक 0 इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। y का निर्देशांक 3 है, तो y अक्ष पर हमने 3 ले लिया, 3 इसको 0 कर दिया। इस तरह से ए बी मिल गया और हमको बी सी मिल गया। ओके, जोड़ देंगे ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो एक आकृति बन करके आती है, वह है चतुर्भुज। अगर हम इसको और ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यह वर्ग जैसा बना हुआ है, तो चतुर्भुज लिखेंगे तो भी चलेगा, वर्ग लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे।
दूसरा प्रश्न है, y अक्ष के समानांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। तो इसके लिए भी हम आलेख पेपर का यूज करेंगे ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए। पेपर में एक एक नंबर के लिए प्रश्न आएगा, तो आलेख पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप रफली भी ड्रॉ करके आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न था, y अक्ष के समानांतर, हमारा ये y अक्ष है, y अक्ष के समानांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर, ये y अक्ष है, ये बायां तरफ है और ये राइट, आपका बायां और आपका राइट ही y का ही बायां और लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, तो y अक्ष की बाईं तरफ ये आपका बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष। तो y अक्ष की बाईं तरफ 7 सेंटीमीटर दूरी, तो यहाँ पे जो आलेख पेपर एक एक सेंटीमीटर पर बनाए गए हैं, एक एक सेंटीमीटर पर बनाया गया है। 7 सेंटीमीटर दूरी बाईं तरफ लेफ्ट साइड हमको लेना है 7 सेमी दूरी। तो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये बिंदु हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन ये है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। इस तरह से y अक्ष के समानांतर हमने रेखा बनाया। इस तरह से हम y अक्ष के समानांतर बना दिए, इस तरह से ब्लू लाइन, थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक, ये हो गई y अक्ष से बाईं ओर 7 सेमी दूर पर स्थित रेखा। अब देखिए ये रेखा y अक्ष के समानांतर है, रेखा y अक्ष के समानांतर है। ब्लू वाली रेखा y अक्ष के समानांतर रही है, काट किसको रही है, x को किस बिंदु पर काट रही है, x बराबर -7। ये हो गया x बराबर -7 इस रेखा का समीकरण। तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण x बराबर -7। बस इतना सा करना है, पेपर में 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आलेख इसके ऊपर पूछा नहीं जाएगा कि आलेख भी बनाइए, आप ये भी कीजिए। सिर्फ ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आप इसको रफली भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ। आप रफ पेपर पे ये y अक्ष बना लीजिए या ऐसे x अक्ष बना लीजिए। 7 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे पता ही है -1 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे, -7 नहीं आता है। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो x बराबर -7 आएगा। तो इस तरह से इसको रफ में प्रैक्टिस करके हम रफ में रफ वर्क करके भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आलेख की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए आलेख पेपर पे बता रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न है, y अक्ष के समानांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर 7 सेमी दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। तो ये हमने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। y अक्ष की बाईं तरफ हमने 7 सेंटीमीटर पे लेना है, तो यहाँ पे एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का, तो ऐसे 7 बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स लिए यहाँ पर, और लाइन हमने खींच दिया ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन जो है x को काट रही है, इसलिए x बराबर काट रही है -7 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -7। इस तरह से हमारा ये बिंदु हो गया, इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर -7। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। x अक्ष के समानांतर तथा उसी अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए।
तो ये हमारा प्रश्न है, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष हमारा ये है, एक्स अक्ष के समानांतर तथा इस अक्ष के नीचे, नीचे इस ये एक्स है, इसका ये ऊपर वाला हो गया, ये एक्स है, इसके नीचे 5 इकाई, एक्स के नीचे 5 इकाई लेना है। तो एक बॉक्स, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको 5 इकाई नीचे ले लिया, तब यहाँ पे हमको क्या करने हैं, लाइन खींच देना है, रेखा खींच देना है, ये रहा, और डार्क कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी रेखा है जो एक्स एक्स से 5 इकाई नीचे है, 1 2 3 4 5। तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के बराबर है, और ये वाई अक्ष को देखो, वाई अक्ष को यहाँ पर काट रही है, कौन से बिंदु पर काट रही है, -5 पर वाई को काट रही है, वाई को काट रही है, इसलिए वाई बराबर -5, जिसको काटे उसके बराबर लिखने का लिखेंगे, तो हमको उस रेखा का समीकरण इजिली मिल जाएगा। तो ये रेखा जो है ब्लू कलर की रेखा, वह वाई अक्ष को -5 पर कट कर रही है, तो इसलिए y बराबर -5। इस तरह से ही हमारा आंसर हो जाएगा रेखा का समीकरण y बराबर -5 ये हो गया। तो देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, y अक्ष के समानांतर तथा उसी अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस के नीचे 5 इकाई, तो 5 1 2 3 4 5 5 इकाई हो गया, हमने लाइन खींच दिया। अब ये लाइन जो है इस y अक्ष को काट रही है, इसलिए y बराबर -5 पे काट रहे, इसलिए -5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से इस समीकरण का जो नाम हो गया, इस रेखा का जो समीकरण हो गया वह हो गया y बराबर -5, और हम समीकरण में लिख देंगे रेखा का समीकरण y बराबर -5। इसको हम रफ डायग्राम से भी कर सकते हैं। हम आगे का प्रश्न अब देखेंगे, चौथा प्रश्न, बिंदु Q -3, -2 यह बिंदु x अक्ष के समानांतर रेखा पर है, उस रेखा का समीकरण लिखिए तथा उसका आलेख बनाइए। यहाँ पे हमको आलेख बनाना पड़ेगा। बिंदु Q x यहाँ पर है -3 और y है -2। पहले x आता है फिर y आता है, इसलिए x -y
तो देखो यहाँ पे बिंदु Q, फिर से देख लेते हैं, बिंदु Q -3 -2 यह बिंदु y अक्ष के समानांतर रेखा पर है। इस रेखा का समीकरण लिखना है, तो हमने पहले से ही बना लिया था x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम बिंदु Q को यहाँ पे स्थापित करेंगे। बिंदु Q का -3, बिंदु Q का x जो है -3, x ये रहा -3, y निर्देशांक है -2, y पर -2 यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अगर स्केल हम यहाँ पर रखते, देखो -3 पर ऐसे स्केल रख दिया, ये वाली लाइन डार्क लाइन आप देख सकते हो, और यहाँ पे -2 पर देखो पेन और पट्टी दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो जो आपका बिंदु मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु हो गया Q, -3 -2। अब इस बिंदु से जाने वाली y अक्ष के समानांतर हमको रेखा खींचनी है, तो y अक्ष के समानांतर हमने रेखा खींच दी पट्टी की सहायता से। अब ये जो ब्लू वाली लाइन y अक्ष के समानांतर है, ये x को इस बिंदु पर काट रही है जो -3 है, x को काट रही थी, इसलिए x बराबर -3। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अभी हम लोग पांचवा प्रश्न देखने वाले हैं। y अक्ष तथा रेखा x बराबर -4 समांतर रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसको पढ़ने से ही पता चल जाएगा आंसर, फिर भी मैं आपको आलेख पेपर पे करके दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष तथा रेखा x बराबर -4, x बराबर -4, तो यहाँ पर देखिए x बराबर -4 यहाँ पर है, ये यहाँ पर x बराबर समांतर रेखाएं, यहाँ y अक्ष के समानांतर रेखाएं हैं, खींच दीजिए। x बराबर -4, ठीक है, ये हो गया x बराबर -4। y अक्ष रेखा x बराबर -4, रेखाएं समानांतर है, दोनों समानांतर है, इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी कितनी? दोनों रेखाएं समानांतर है, देखिए जैसे ये देखिए रेड देखो ब्लू मार्कर आपकी रेखा हो गई, और ये रेड मार्कर आपका y अक्ष हो गया, दोनों समानांतर है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स है वो गिन डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डार्क लाइन दिख रहा होगा, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स, इस तरह से हम गिनेंगे 1 2 3 4। ये देखो माइनस की तरफ ध्यान मत दीजिए, 1 2 3 4 बॉक्स है, तो दोनों के बीच की दूरी 4 सेमी है, क्योंकि एक बॉक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर है, या फिर इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पर रेखाओं के बीच की दूरी 4 इकाई है। तो इस तरह से हमारे पांचों प्रश्न हो गए। y अक्ष हमारा y अक्ष x बराबर -4, x अक्ष पर -4 यहाँ पर है, हमने समानांतर रेखा खींच दी है, x बराबर -4 रेखा और y अक्ष के बीच की दूरी हमको लिखनी थी। तो यहाँ पर देखिए जितने बॉक्स होंगे उतनी इकाई होगी, बॉक्स पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स, इस तरह से 1 2 3 4। तो दोनों रेखाओं के बीच y अक्ष और रेखा x बराबर -4, इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी
4 इकाई है। तो ये हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। के लिए आज हम लोग ने एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं को सीखा, उनको स्थापित करना और दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सीखा। आगे हम सीखेंगे रेखाओं को कैसे स्थापित किया जाता है। आज के लिए इतना ही, और सीएनओ टीम और हमारे बीओ पिंपलेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।